हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए टू जेड इंग्लिश क्लासेस। आज हम लोग 12 बिहार बोर्ड के 12 क्लास के रेनबो बुक का पोएट्री सेक्शन पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर जो कि है वो है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। जरा सा इसको समझेंगे। आज हम लोग 12 क्लास का पहला चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो कि है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इस सबसे पहले समझेंगे इसके राइटर के बारे जरा सा, और राइटर के बारे भी समझने से पहले जरा हम लोग इस चैप्टर का जो टॉपिक है इसको समझेंगे। इस चैप्टर का नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इसका मतलब क्या होता है? ऐसे तो स्वीट मतलब जो है मीठा होता है, लेकिन यहाँ मीठा शब्द का प्रयोग नहीं होगा। ये जो शब्द लिखा गया है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ये किस लिए समझेंगे तो स्वीटेस्ट का मतलब यहाँ पे होगा सबसे प्यारा या सबसे प्यारी। समझेंगे जरा, सबसे प्यारा या सबसे प्यारी होता है स्वीटेस्ट का मतलब। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम समझे, जैसे कि हमारे घर में कोई अगर गेस्ट आते हैं, साथ में अगर कोई बच्चा आता है तो देखते हैं अगर कोई बच्चा बड़ा प्यारा रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं बड़ा क्यूट बच्चा है ना, बड़ा स्वीट बच्चा है। तो बस यही स्वीट जो है शब्द यहाँ प्रयोग किया गया है। स्वीट मतलब प्यारा या प्यारी। तो यहाँ लिखा हुआ है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मतलब सबसे प्यारी। यहाँ लव जो वर्ड प्रयोग किया गया है जरा समझेंगे। ये जो वर्ड यूज किया गया लव, यहाँ लव जो यूज किया गया वर्ड, इसका मतलब हो गया प्रियतमा, प्रियतमा या फिर प्रेमिका। प्रियतमा या प्रेमिका बोला जाता है, ठीक है। लव का मतलब जैसे जनरली बोलते हैं ना, शी इज माई लव, मतलब लव मतलब क्या, लव का मतलब यहाँ प्रेमिका है ना। और आई डू नॉट गो का मतलब हो गया मैं नहीं जाऊंगा। एक नोटिस करने वाली वर्ड जो यहाँ पर है, नोटिस करने वाला वर्ड वो है गो, GOE गो। गो मतलब जाना, लेकिन आप अभी जो पढ़ा जाता है वो तो GO गो मतलब जाना होता है। जरा समझेंगे, गो मतलब जाना होता है। क्योंकि ये जो पोएम लिखा हुआ है ये अभी का पोएम लिखा हुआ नहीं है, ये आज से लगभग 400 वर्ष पहले लिखा हुआ ये पोएम है। और उस समय की अंग्रेजी और आज की अंग्रेजी में बहुत ही अंतर है। ये ओल्ड इंग्लिश है, पहले की अंग्रेजी है ये, जो कि गो मतलब होता है जाना। पहले इस तरीके से वर्ड मीनिंग लिखाता था, GOE गो मतलब जाना है ना। अब लिखाता है GO गो मतलब जाना। जैसे कि सूर्य का इंग्लिश अगर आप बोले तो SUN सन, सन मतलब सूर्य होता है अभी के समय में, लेकिन पहले के समय में SUNN सन मतलब सूर्य होता था, है ना। ये इस प्रकार से उसी तरीके से ये गो शब्द प्रयोग किया गया। ये ओल्ड इंग्लिश है, पहले के जमाने का, पहले के समय का ये अंग्रेजी है, वो आज से हम लोग तुलना नहीं करेंगे, है ना। तो अब इसका जरा सा एक बार फिर से हिंदी समझ लेंगे। इसका मतलब हो गया, देखिए नाम है इसका स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मतलब सबसे प्यारी प्रियतमा मैं नहीं जाऊंगा। सबसे प्यारी प्रियतमा मैं नहीं जाऊंगा। थोड़ा अजीब ये टाइटल लग रहा है ये पढ़ करके, ऐसा क्यों ये टाइटल है? आप 2 मिनट वेट कीजिए, आप समझ जाइएगा इसको, है ना। द स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो मतलब सबसे प्यारी प्रियतमा मैं नहीं जाऊंगा। ऐसा टाइटल कभी क्यों लिखे हैं? इसके जो पोएट जॉन डोन है ये ऐसा क्यों है लिखे हैं, ये टाइटल ऐसा क्यों है, जरा सा समझेंगे। ऐसा हो देखा जाता है कि हमारे गांव परिवेश में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि दिल्ली, मुंबई, हरियाणा, पंजाब ऐसे जगहों पर कमाने के लिए जाते हैं, मेहनत करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं और कमाते खाते हैं, है ना। उस तरीके से हमारे बिहार में तो ऐसा बहुत सारे, हर गांव से ही व्यक्ति जाते हैं कमाने के लिए बाहर। देखा जाता है कि ऐसे बहुत सारे लड़के भी होते हैं जो कि बाहर कमाते हैं, है ना। और लेकिन जब एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे कि कुछ ऐसे लड़के हैं जैसे कि बाहर कमा रहे हैं लेकिन घर उनका यहाँ बिहार में है, तो आप देखेंगे कि उनका विवाह जब होता है, विवाह लग जाता है, और जब विवाह होता है तो विवाह के लिए वो छुट्टी लेकर के वो आते हैं, कुछ दिन रहते हैं, 15 दिन, 20 दिन, महीना कुछ रहते हैं, लेकिन इससे ज्यादा वो तो रह नहीं पाएंगे
क्योंकि उनको कमाना खाना है, मेहनत मजदूरी जो है वो बाहर करते हैं और उनको जाना ही पड़ेगा। और जब वो जाते हैं तो ऐसा देखा जाता है कि उनकी वाइफ जो है जाने के समय रोने लगती है ना। तो उनको हालांकि ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि तो सेम सिचुएशन वैसा ही इनके साथ हुआ है कि जॉन डोन जो कवि हैं ये भी किसी यात्रा पर जा रहे होते हैं, तो इनकी वाइफ जो है, इनकी पत्नी जो है वो रोने लगती है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, ये जॉन डोन है, लेखक है, कवि हैं। ये जब किसी यात्रा पर जा रहे होते हैं, ये मैं समझाने के लिए बस पिक्चर ये दिया हूं, जब ये जा रहे होते हैं, अपनी यात्रा पर जा रहे होते हैं, तब इनकी वाइफ जो होते हैं, जो इनकी वाइफ जो थी वो रोने लगती है। तो उनको समझाने के लिए जो वो बोलते हैं, जिस तरीके से वो जो बोल करके, जो शब्द बोल करके वो समझाते हैं उनको, उसी को जो है पोएम के रूप में पिरो दिया गया है ना। तो वो एक कविता के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे उन सभी बातों को जो कि कवि अपनी पत्नी को समझाए थे, है ना, उसी चीज को हम पढ़ेंगे। तो ये कंडीशन ये कुछ इस प्रकार से लिखा गया, इसलिए कवि टाइटल लिखे हैं कि सबसे प्यारी प्रियतमा मैं नहीं जाऊंगा, इसलिए बिल्कुल ये लाइन को लिखे हैं। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट वो के जो पोएट हैं वो जॉन डोन है, अभी अभी हम देख लिए हैं। इनके बारे जरा सा हम विशेष रूप से अगर पढ़ें तो जॉन डोन का जन्म हुआ था 22 जनवरी 1572 ईस्वी में। ध्यान देंगे जरा, तो इनका जन्म हुआ था 22 जनवरी 1572 को और इनकी मृत्यु हुई थी 31 मार्च 1631 ईस्वी को इनकी मृत्यु हुई थी। इनके बारे हम और विशेष रूप से जाने इससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, जरा सा ध्यान देंगे। सबसे पहले ये पूछा जाता है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ये जो पोयम है, ये जो कविता है, ये कैसी कविता है? यानी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज अ पोएट्री ऑफ डैश, यानी ये किस प्रकार की कविता है? अगर ऐसा प्रश्न आएगा तो ध्यान देंगे जरा, ये जो कविता है ये सेपरेशन वाली कविता है। ऑप्शन में आ जाएगा कि ये जो पोयम है कैसा पोयम है, लव, रोमांस, सेपरेशन, है ना, इस तरीके से ऑप्शन में रहेगा। तो ध्यान देंगे ये जो कविता है ये सेपरेशन वाली कविता है। सेपरेशन का मतलब होता है अलग होना, क्योंकि कवि जो है वो अपनी पत्नी से अलग हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ये जो पोयम है वो सेपरेशन वाली कविता है। बिल्कुल आज इसको याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट वो कैसी कविता है? सेपरेशन वाली कविता है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। इसके आगे जरा सा समझेंगे कि जॉन डोन जो थे, कहते हैं ही वाज बोर्न इन लंदन, इनका जो जन्म हुआ था वो लंदन में हुआ था, और लंदन जो है वो इंग्लैंड में है। चूंकि इनका जन्म लंदन, इंग्लैंड का एक शहर है लंदन, कहते हैं लंदन में इनका जन्म हुआ। चूंकि इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ, इसलिए एक और ऑब्जेक्टिव यहां से बन रहा है, इसलिए बाय बर्थ अगर पूछा जाए कि ये कैसा पोएट है तो याद रखेंगे ये एक ब्रिटिश पोएट है, ये एक ब्रिटिश पोएट है। बाय बर्थ जॉन डोन कैसा पोएट है? ब्रिटिश पोएट। समझ गए होंगे ये तो। कहते हैं ही वाज बोर्न इन लंदन इंग्लैंड, इनका जन्म लंदन इंग्लैंड में हुआ था। इनटू अ प्रोस्पेरस, यहां से समझेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है आगे। कहते हैं इनटू अ प्रोस्पेरस रोमन कैथोलिक फैमिली, इनका जो जन्म हुआ था एक प्रोस्पेरस मतलब होता है समृद्ध, समृद्ध का मतलब एकदम भरा पूरा हुआ, किसी चीज का कोई कमी नहीं, अर्थात बोल सकते हैं कि अमीर परिवार में इनका जन्म हुआ था। लेकिन एक प्रॉब्लम क्या है कि इनका जो जन्म हुआ था जिस धर्म में, उस धर्म का नाम था रोमन कैथोलिक। उस धर्म का क्या नाम था? रोमन कैथोलिक। अब ये रोमन कैथोलिक क्या है समझेंगे। क्रिश्चियन धर्म को 3 वर्गों में बांटा गया है, ऑर्थोडॉक्स, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक। तो इनका जो जन्म हुआ वो कैथोलिक धर्म में जन्म हुआ। अब ये कैथोलिक धर्म में उस समय जन्म जब हुआ, एट ए टाइम मतलब उस समय, जिस समय इनका जन्म हुआ था रोमन कैथोलिक में, उस समय व्हेन इंग्लैंड वाज स्टाउंचली एंटी कैथोलिक, कहते हैं उस समय इंग्लैंड जो था वो स्टाउंचली मतलब कट्टर पूर्वक एंटी कैथोलिक था, मतलब कैथोलिक के एकदम विरुद्ध था। मतलब नहीं समझे होंगे, 1 मिनट समझ लीजिए मुझे। जैसे कि आप देखेंगे कि जैसे पाकिस्तान देश है,
पाकिस्तान में वहां पर जो अनेक मतलब एक से अधिक धर्म के लोग वहां हैं, हिंदू धर्म के भी लोग हैं, लेकिन ऐसा देखा जाता है कि वहां पर जो जिस धर्म के लोग हैं, जिसकी संख्या ज्यादा है, वहां पर उस धर्म के लोग जो है, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, वहां पर जो है उसका राज चल रहा है। हिंदू धर्म के लोग हैं या बौद्ध धर्म, ये सब जो और धर्म के जो लोग बचे हैं वो बिल्कुल नहीं के बराबर है और उनकी स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। आप अभी जो है सर्च करके पाकिस्तान के और अलग रिलीजन के लोग कैसे रह रहे हैं आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं, है ना। उनकी स्थिति अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि उस समय वहां पर अभी जो है वो एक विशेष धर्म के जो लोग हैं, इस्लाम धर्म के लोग जो हैं, वो उसकी संख्या बहुत ज्यादा है वहां पर, इस लेकर के जो है वहां की मेंटेलिटी जो है वो अलग तरीके की है। वहां पर उनके साथ भेदभाव किया जाता है अलग अलग धर्मों के लोगों के साथ। ऐसा सिर्फ उस देश का नहीं है, तो मैं एग्जाम्पल के तौर पर दिया हूँ। ऐसे अनेक देश है जहां पर की संख्या जब जिसकी ज्यादा होती है तो उसमें वहां पर क्या होता है कि जो कम संख्या के लोग हैं उनके साथ भेदभाव किया जाता है। ऐसे और भी देश हैं, है ना। तो फिलहाल हम बात कर रहे थे, इंग्लैंड जो है वो कट्टर पूर्वक जो है उस समय एंटी कैथोलिक था। एंटी कैथोलिक मतलब कैथोलिक धर्म के लोगों को देखने वाले नहीं थे, अर्थात कैथोलिक धर्म के लोग जो थे उनको मानने वाले ये बिल्कुल भी नहीं थे, यानी उनके साथ ये भेदभाव करते थे। फिर से एक बार समझेंगे, इनका जन्म रोमन कैथोलिक में हुआ था, लेकिन इंग्लैंड उस समय कट्टर था कैथोलिक का, यानी कैथोलिक को देखना नहीं चाहता था, उनका उतना सम्मान नहीं करते थे, उनके साथ भेदभाव करते थे। और इस भेदभाव का जो शिकार हुए वो ये लेखक जॉन डॉन भी हुए थे। इनके बारे जरा सा समझेंगे आगे। कहते हैं जॉन डॉन, कहते हैं डॉन वाज फोर्स्ड टू लीव। अब इनके साथ क्या भेदभाव हुआ यहां से समझेंगे, यहां से ऑब्जेक्टिव पूछा जा रहा है। और मैं बता दे रहा हूं कि जहां पर फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन जहां से पूछे जाते हैं, मैं पहले ही बता देता हूं कि कहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, है ना। जैसे कि ये क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं फाइनल एग्जाम में। कहते हैं डॉन वाज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, यानी जॉन डॉन जो थे उनको बलपूर्वक निकाल दिया गया। कहां से? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। जैसा कि हम पहले ही पढ़े हैं, इनका जन्म जो है प्रोस्पेरस फैमिली में हुआ था, मतलब धनी परिवार में, पैसा की कोई दिक्कत थी नहीं, जिस कारण से इनका शिक्षा भी यानी पढ़ाई लिखाई भी बहुत ही बेहतर रूप से हुआ। और ये एडमिशन कराए थे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, यानी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ये पढ़ाई कर रहे थे, जो कि एक बहुत ही, है ना, चर्चित ये यूनिवर्सिटी है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। उसमें पढ़ाई कर रहे थे, अच्छा चल रहा था, लेकिन जब वहां के यूनिवर्सिटी वालों को जब ये पता चला, वहां के लोगों को जब पता चला कि इनका धर्म जो है रोमन कैथोलिक है, तब इनके साथ भेदभाव करना शुरू हो गया। और भेदभाव किस प्रकार से हुआ? इतना भेदभाव हुआ कि उनको बलपूर्वक जो है ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। और इनको बोल सकते हैं, एक तरीके से बोल सकते हैं कि इनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया, वो भी बलपूर्वक, जबरदस्ती, है ना। उसका कारण क्या है? वो भी क्या? विदाउट अ डिग्री, वो भी बिना किसी डिग्री के, यानी कॉलेज से निकाल दिया गया, वो भी बिना किसी डिग्री के। आज देश में कितनों कोई बहुत बड़ा ज्ञानी हो, अगर उसके पास डिग्री नहीं है तो उसको कोई भी जॉब मिलने वाला नहीं है। जैसे मान के रखिए कोई बहुत ही नॉलेजेबल व्यक्ति है, बहुत ही ज्ञान है उसके पास, और डिग्री है ही नहीं, तो उसको कोई भी सरकारी जॉब लग सकता है क्या? नहीं लगेगा। सरकारी क्या, प्राइवेट में उसको जो है एक पढ़ा लिखा पोस्ट नहीं दिया जाएगा, उसके लिए भी उसको डिग्री ढूंढा जाएगा, है ना। और इनको जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया, है ना। उसका कारण क्या था? उसका रिलीजन। ध्यान से समझेंगे, यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछता है, तो उसका रिलीजन, उसका कारण क्या था? उसका रीजन था उसका रिलीजन, यानी उसका धर्म। क्योंकि ये धर्म जो था इनका रोमन कैथोलिक था, और उस समय रोमन कैथोलिक वालों को पूछने वाला नहीं था, है ना, इसलिए भेदभाव किया गया, इनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया। जरा सा समझेंगे इसको। ऑब्जेक्टिव यहां रह सकता है कि डॉन वाज फोर्स्ड टू लीव डैश यूनिवर्सिटी विदाउट अ डिग्री, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। या फिर एक क्वेश्चन रह सकता है कि डॉन वाज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट अ डिग्री बिकॉज ऑफ हिज डैश, तो डैश से यहाँ पर क्या हो सकता है? रिलीजन। रिलीजन मतलब धर्म। उसका कारण क्या था? उसका धर्म। धर्म के कारण उसको जो है वहां से निकाल दिया गया, है ना। आगे इससे आगे जरा हम लोग पढ़ेंगे। कहते हैं कि ही स्टडीड, जरा सा समझे, कहते हैं ही स्टडीड लॉ एंड रीड थियोलॉजी। कहते हैं जो जॉन डॉन थे
वो अध्ययन किए यानी पढ़ाई किए। यहाँ से क्वेश्चन है, कहते हैं जॉन डॉन जो है वो पढ़ाई किए थे, किस चीज का आखिर पढ़ाई किए, किस चीज का वो अध्ययन किए थे, तो वो अध्ययन किए थे लॉ का। लॉ मतलब कानून, कानून का पढ़ाई किए। जब वो देखे कि हमारे साथ इतना भेदभाव हो रहा है, भाई इतना भेदभाव आखिर क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या है, उसका अधिकार क्या है, ये जानने के लिए जो है वो लॉ का पढ़ाई किए, कानून का पढ़ाई किए। और इनका जो इनके साथ जो भेदभाव किया जा रहा था वो धर्म के आधार पर किया जा रहा था, धर्म को लेकर के भेदभाव किया जा रहा था, इसलिए ये धर्म का भी अध्ययन किए, धर्म का भी ज्ञान प्राप्त किए। ये तो वही लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। कहते हैं ही स्टडीड लॉ एंड रेड थियोलॉजी। जो जॉन डॉन थे वो लॉ का पढ़ाई किए और थियोलॉजी मतलब धर्मशास्त्र को भी पढ़े, यानी उसका भी अध्ययन ये किए। तो क्वेश्चन आएगा कि जॉन डॉन स्टडीड डैश एंड डैश, तो क्या हो जाएगा, लॉ एंड थियोलॉजी। ये पढ़ाई जो किए थे वो लॉ का किए थे यानी कानून का, और थियोलॉजी का यानी कि धर्मशास्त्र का पढ़ाई किए थे। आई होप कि यहां तक अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। आगे जो है एकदम बेहतरीन चीज लिखा हुआ है, आगे कहते हैं एंड आल्सो पार्टिसिपेटेड इन 2 नेवल एक्सपीडिशन। एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, समझेंगे। और ये जो है एंड आल्सो पार्टिसिपेटेड, पार्टिसिपेट मतलब होता है भाग लेना, किसी भी चीज में भाग लेना। कहते हैं इन 2 नेवल एक्सपीडिशन, नेवल मतलब होता है नौसेना। कहते हैं इन 2 नेवल एक्सपीडिशन, नेवल मतलब नौसेना, एक्सपीडिशन मतलब होता है अभियान। जरा से समझेंगे, एक्सपीडिशन मतलब अभियान होता है और नेवल मतलब नौसेना यानी नेवी, है ना। कहते हैं ये 2 नौसेना अभियान में, 2 नौसेना अभियान में भाग ले चुके थे। मतलब इसका क्या है, जैसे आप लोग अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं, क्या आप क्या नौसेना अभियान में भाग ले सकते हैं क्या, यानी नौसेना में कोई ऐसा युद्ध वाला बात आ गया कि आप उसमें पार्टिसिपेट ले सकते हैं क्या? अगर सही, अगर आपको मतलब जवाब अगर पता होगा तो आपको भी पता है नहीं ले सकते हैं। क्योंकि क्यों नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उसके लिए आपको पहले पढ़ाई करना होगा, नेवी ज्वाइन करना होगा, फिर नेवी में ट्रेनिंग करके फिर उस तरीके से वहां पोस्टेड होंगे, फिर शायद आपको जो है ड्यूटी वहां लगे और फिर आप जो है नौसेना अभियान में भाग ले सके। तो कहने का मतलब नौसेना अभियान में वही भाग ले सकते हैं जो कि नेवी में है। तो इस लाइन से हमें ये पता चलता है कि ये 2 नौसेना अभियान में भाग लिए थे, यानी ये नेवी में थे, और 2 नौसेना अभियान में भाग लिए और एंड बिकेम सेक्रेटरी, और फिर वो सेक्रेटरी बन गए थे। मतलब इसका क्या है, ऐसा देखा जाता है कि कोई फौजी, कोई सैनिक जो है अगर किसी युद्ध में भाग लेते हैं और उस युद्ध में विजय प्राप्त करते हैं, अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, तो उनको प्रमोशन दिया जाता है। वैसे ही इनको प्रमोशन दिया गया, और इनको प्रमोशन जो दिया गया वो सेक्रेटरी का प्रमोशन दिया गया, यानी ये जिस पद पर थे उससे इनको प्रमोट करके सेक्रेटरी बना दिया गया। लाइफ इनका बहुत ही बेहतर चल रहा था, लेकिन अचानक से इनके जीवन में बदलाव आता है। अब ये बदलाव क्या आता है जरा सा समझेंगे। कहते हैं ही लॉस्ट हिज जॉब, कहते हैं वह अपनी नौकरी खो दिए, यानी ये नेवी में थे ना, तो नेवी की नौकरी इनकी चली गई, यानी नेवी की नौकरी ये खो दिए। अब क्यों खो दिए समझेंगे जरा सा। When he was briefly sent to prison, जब उन्हें कुछ समय के लिए, ब्रीफली मतलब होता है कुछ समय के लिए, सेंट मतलब भेजा गया, प्रिजन मतलब जेल, जब कुछ समय के लिए उनको जेल भेजा गया तो उनकी नौकरी चली गई। समझे नहीं होंगे, 1 मिनट जरा सा। ऐसा आप नोटिस करेंगे कि आपके आसपास अगर कोई व्यक्ति होंगे जो कि गवर्नमेंट जॉब में होंगे तो आप देखेंगे उस पर कोई भी केस नहीं चल रहा होगा, वो थाना नहीं जा रहे होंगे, कभी जेल नहीं जा रहे होंगे, क्योंकि ऐसा है कि अगर वो जेल एक बार गए और आरोप जो है साबित हो गया तो उनकी नौकरी भी जा सकती है, उनका नौकरी भी चला जाता है, ऐसा देखा जाता है ना। तो वैसे ही हुआ, इनको कुछ समय के लिए जेल भेजा गया और जेल जब गए तो इनकी नौकरी चली गई। अब प्रश्न आता है कि इनकी नौकरी जो है वो क्यों चली गई, आखिर क्या रीजन था जिसके कारण कि इनकी नौकरी चली गई। ये तो हम समझ लिए, इनकी नौकरी जाने का कारण था जेल। आखिर जेल क्यों गए ये, तो आता है आगे कि फॉर सीक्रेटली मैरिंग हिज पैट्रन्स नाइस। अच्छा, कहते हैं चूंकि वो सीक्रेटली यानी चोरी छुपे जो है ना, मैरिंग यानी विवाह कर लिए थे, यानी चोरी छिपे विवाह कर लिए थे। तो देखिए विवाह करना तो कोई क्राइम है नहीं,
लेकिन फिर इनको जेल कैसे भेज दिया गया? तो चूंकि ये अपने मन से विवाह कर लिए थे, यानी कि गार्जियन के इच्छा के विरुद्ध, ऐसा हो देखा जाता है कि गार्जियन के विरुद्ध अगर कोई विवाह कर लिए तो पता चलता है कि केस कर दिया गया कि फलाना को जो है किडनैप करके ले गया, ऐसे वैसे कुछ के धाराएं लगा करके, और पता चला उसको जेल भेज दिया गया। जस्ट लाइक इनके साथ भी ऐसा ही हुआ। ये जो है चोरी छुपे विवाह कर लिए थे, और किनके साथ किए थे? हिज पैट्रन्स नाइस। ये पैट्रन्स क्या होता है? तो जो नेवी होते हैं, नेवी में एक पद होता है पैट्रन, वो पैट्रन जो थे ऑफिसर, उनकी भतीजी, यानी पैट्रन जो पद होता है नेवी में, उस इसके आगे हम लोग देख रहे थे कि इनका जो कहते हैं इन 1615 ईस्वी में एट द एज ऑफ 42 वर्ष की उम्र में, यानी जब इनका उम्र 42 वर्ष हो रहा था, तो डॉन एक्सेप्टेड ऑर्डिनेशन, यानी जॉन डॉन जो थे वो ऑर्डिनेशन को एक्सेप्ट कर लिए थे। ये ऑर्डिनेशन क्या होता है जरा सा समझेंगे। जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं ये कि ये जो धर्म का भी ज्ञान था, इनको धर्म का भी ये ज्ञान प्राप्त किए थे। तो देखिए जरा सा एक सेकेंड, ये देखिए ये सभी जो देख रहे हैं, ये सभी ऑर्डिनेशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ऑर्डिनेशन का हिंदी तो पुरोहिताभिषेक है। मतलब क्या है? जैसा कि देखेंगे कि हिंदू धर्म में क्या देखते हैं कि कुछ लोग जो है सन्यासी बन जाते हैं, तो सन्यासी बनने के लिए भी एक जो होता है ना दीक्षा एक तरीके से प्राप्त करते हैं। वैसे ही है चर्च में जो फादर बनते हैं इस तरीके का, उसके लिए भी ऑर्डिनेशन एक्सेप्ट करना पड़ता है। ये वही ऑर्डिनेशन एक्सेप्ट कर रहे हैं, और ये ऑर्डिनेशन एक्सेप्ट किए थे जो ये किए थे 1615 ईस्वी में। ध्यान देंगे जरा, ये ऑर्डिनेशन एक्सेप्ट कर लिए थे 1615 ईस्वी में एट द एज ऑफ 42। यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछता है कि कितने वर्ष की उम्र में जॉन डॉन जो है ऑर्डिनेशन को एक्सेप्ट कर लिए थे? तो 42 वर्ष की उम्र में। वो ईस्वी कौन सा था? 1615 ईस्वी में ये ऑर्डिनेशन को एक्सेप्ट कर लिए थे। डॉन एक्सेप्टेड ऑर्डिनेशन इन द एंग्लियन चर्च, यानी जॉन डॉन जो थे वो ऑर्डिनेशन स्वीकार किए थे एंग्लियन चर्च में। एंग्लियन चर्च में ये जो है ऑर्डिनेशन को स्वीकार कर लिए थे। एंग्लियन चर्च जो था उसमें ये ऑर्डिनेशन स्वीकार किए थे। एंड सून बिकेम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रीचर्स ऑफ हिज टाइम। और जल्द ही, सून मतलब जल्द ही, अपने समय के महान उपदेशकों में से एक बन गए। यानी जल्द ही वो अपने समय के महान उपदेश देने वाला महान उपदेशकों में से एक बन गए। ठीक है, ये जॉन डॉन। इसके आगे जरा सा समझेंगे कि उनका काम, आखिर वो क्या क्या चीज को लिखे हैं। तो ये लिखे हैं हिज वेल नोन वर्क्स, उनका महत्वपूर्ण काम जो हिज वेल नोन वर्क्स, यानी उनका काम जो कि वेल नोन है, यानी लोग जो अच्छी तरीके से जानते हैं, वो क्या क्या है। तो ये लिखे हैं सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, और लिखे हैं ये सैटरीज और दी इल्जीज और सेरमन्स, जैसा कि हिंदी में लिख दिया हूं। ये सभी जो लिखे हैं वो लिखे हैं जॉन डॉन। और अंतिम और सबसे वीवीआई ऑब्जेक्टिव जो है वो नीचे लाइन में है। कहते हैं कि ही इज कॉल्ड मेटाफिजिकल पोएट, कि ये जो है जॉन डॉन ये क्या कहलाते हैं? तो एक मेटाफिजिकल पोएट कहलाते हैं। ये मेटाफिजिकल पोएट का मतलब क्या है समझिएगा जरा सा। एक क्वेश्चन आता है कि मेटाफिजिकल पोएट कौन है? तो जॉन डॉन। तो मेटाफिजिकल का हिंदी होता है आध्यात्मिक कवि, यानी ऐसा कवि जो अध्यात्म की राह पर चलता हो। अध्यात्म मतलब भगवान से जुड़ा होना, क्योंकि ये धर्म का ज्ञान था, उसी राह पर ये चल रहे थे, इसलिए इनको मेटाफिजिकल पोएट कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे कि जॉन डॉन को मेटाफिजिकल पोएट कहा जाता है। और ये पोएम अपनी प्रेमिका के लिए लिखे थे। अपनी प्रेमिका जो कि बाद में इनकी वाइफ बन गई थी, है ना। तो ये उनके लिए लिखे हैं, जिसका नाम है एनामोर। इनकी पत्नी का नाम एनामोर है। ठीक है, उम्मीद है ये आपको बेहतर रूप से समझ में आया होगा आपको, है ना। और इस पोएम को मैं बेहतर रूप से एक एक लाइन करके एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।